जब अपने मेन केस में लगेगा कि हाँ मीडिया ने एक भयावह रूप प्रस्तुत किया आसाराम बापू का, मीडिया ने ट्रायल किया बापूजी का, और हर एक न्यूज जो है प्रभावित हुई, हर एक जजमेंट जो है प्रभावित हुई। जजेस पर बहुत ज्यादा प्रेशर था जब आपका जजमेंट आने वाला था। सुबह 5 बजे मेरे को मीडिया की जो थी कैब्स मेरे घर के आगे खड़ी थी कि कोमल मल्होत्रा आप आइए और आप बैठिए क्योंकि आज आसाराम बापू पे वर्डिक्ट आने वाला है। सुबह 5 बजे से इज ही द टेररिस्ट ऑफ द इंडिया? क्या वो आज वो इतने बड़े टेररिस्ट हो गए हैं कि 4 बजे, सुबह 4 बजे मेरे घर के आगे 5 न्यूज चैनल की कैब्स खड़ी थी। तो सोचिए किस तरह से बापू का एक तरह से भयावह रूप प्रस्तुत किया है। सारे जो है ह्यूमन राइट्स वाले वहां खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं कि बापू को फांसी की मांग दी जाए। ये टेररिस्ट है वो बापू? क्या उनके ह्यूमन राइट्स खत्म हो गए? मान लिया कि अभी जो है मीडिया ट्रायल के बाद ये हुआ बात, सुप्रीम कोर्ट में केस जाएगा, हमारा केस हाई कोर्ट में लड़ा जा रहा है, फांसी की मांग तक मांगी गई और आज सारे फेमिनिस्ट जो है वो चुप हो जाते हैं जब दीपक चौरसिया कोर्ट पहुंचता है। लेकिन जब बापू पे 18 अप्रैल को 2018 में जब फैसला आने वाला होता है तो सारे ह्यूमन एक्टिविस्ट, फेमिनिस्ट, एनजीओ वाले खड़े हो जाते हैं कि आसाराम बापू को फांसी दो। तो देखिए कितना ज्यादा जो था फोर्स था। तो आज जो छोटे से एनजीओ के लोग और हम 5, 6, 10 लोग और जो सारे हमारे साधक अगर इस केस के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो हमने वो गुरु गीता के जो शब्द है कि अगर अपने बापू के बारे में एक गाली भी दी जाए तो या उस जगह को छोड़ दो, तो सिर्फ उसी पर हम चल रहे हैं और उसी को हमने मंत्र मान लिया है क्योंकि हमारे पास कुछ और नहीं है करने के लिए। हम मेन केस में नहीं जा सकते हैं क्योंकि बापू हमें उस चीज की परमिशन नहीं देते हैं। मुझे बोलते हैं वो मेरे बच्चे देख रहे हैं, वो जरूर देखेंगे, आश्रम वाले वो मेरे बच्चे देख रहे हैं। तो गुरु गीता में तो बोला है एक गाली, यहाँ तो दीपक चौरसिया ने गालियों के शायद 100 शिशुपाल ने दी थी श्री कृष्ण जी को, यहाँ तो 100 का भी आंकड़ा जो है 1000 लाखों से पार हो जाता है। तो अगर वो चीज जो है अगर हम उसके खिलाफ लड़ रहे हैं तो हम गलत नहीं हो जाते हैं, और सब साधक जो है वो भी मानते हैं, वो भी उतने ही पीड़ित है। और आज मैं उन सबके माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि अगर हम जो इस केस में लड़े हैं, इस केस में कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं बापूजी की हाई कोर्ट की अपील के जो बयान है, जो उसमें पेपर लगे हैं, जो उसमें हमारी जो उसके खिलाफ अपील लगी है, उसमें काम करेगा, इसकी जो जजमेंट आएगी। और हाल आउटपुट रहा है ऐसा नहीं है। सन 2013 से आप लोग भी केस कर रहे थे और उसकी पेशी अभी सन 2022 में होती है, क्योंकि इतना सब कुछ सहने के बाद, स्ट्रगल करने के बाद आप लोगों को सफलता मिली। तो मेरा कहना यह है कि जो यहाँ पर लोग जुड़े हुए हैं, जो साहसी लोग हैं, जो अधर्म को होते हुए देख रहे हैं, तो उनका विवेक उनके हाथ में है कि उनको क्या करना चाहिए, कैसा सपोर्ट करना चाहिए। मेरे रवि जी यहाँ पर मौजूद है। रवि जी, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये देखिए जो बापूजी का केस था वो एक आस्था के ऊपर जो चीरहरण हो रहा था वो था। आप घर में रहते हैं, आपके वो माता पिता या आप जिनको उनको गुरु मानते हैं वो उनका सब्जेक्ट है। आपके माता पिता या गुरु के ऊपर कोई गाली दे रहा है और सामने टीवी रखी हुई है और आपको वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, उस कारण से आपका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, आपकी मानसिकता खराब हो जाती है, आप सदमे में पागल भी हो सकते हैं। तो ये अपनी आपकी घर की परेशानी आप क्या संत आसाराम जी आश्रम में लेके जाओगे या फिर ये परेशानी आप किसके पास लेके जाओगे? आप ये परेशानी अपने लोकल के थाने के पास लेके जाओगे कि भाई मेरे को ये ऐसा गाली दे रहा है, मेरे बाप को ऐसी गाली दे रहा है, मेरी माँ को ऐसी गाली दे रहा है, मेरे गुरु को ऐसी गाली दे रहा है, तो आप इसका सॉल्यूशन करो। तो संत आसाराम जी बापू का प्रकरण मात्र आश्रम का प्रकरण नहीं है, ये एक हर घर का प्रकरण है, हर व्यक्ति का प्रकरण है। तो ये कानूनी प्रकरण उनको फाइट भी तो वैसा ही करना पड़ेगा ना। आपकी श्रद्धा पे हनन हुआ है तो आप अपने लोकल थाने में जाके वो चीज करना पड़ेगी आपको। आपका खुद का विवेक होना चाहिए कि सही क्या बोला मीडिया ने, गलत क्या बोला, और ये गद्दार लोग हैं इनको कैसे सबक सिखाना है। तो जो लोग पुरुषार्थ कर रहे हैं, उन्होंने अपना मनोबल डाउन किया जिस कारण से काफी केसेस बंद हुए और काफी केसेस चल रहे हैं। तो आज जो लड़ाई है, अभी कोमल बहन ने इसमें बोला कि हम कुछ चंद लोग लगे थे और वगैरह वगैरह बातें उठती हैं, हम लोग काफी मेहनत से काम करते हैं और हमको सब सहना कर पड़ता है। यहाँ पर पुलिस का सहना पड़ता है, कोर्ट कचहरियों का सहना पड़ता है। कई हिंदुत्ववादी लोग सवाल खड़े कर देते हैं कि तुमको ये क्या मिल जाएगा इन लोगों से लड़के, तुम रुपया बर्बाद करने में लगे पड़े हो इन लोगों के पीछे, जो तुम्हारे खुद का जीवन है अपने आराम से अय्याशी से जियो, शांति से जियो, काहे को बचत करके रुपया बापूजी के प्रकरण में ये गद्दार लोगों के पीछे लगा रहे हो कोर्ट कचहरियों में, ऐसे सवाल कर देते हैं लोग। जब तक इस प्रकरण को आप अपने घर का प्रकरण नहीं समझेंगे, आप अपना जीवन से जोड़कर इस प्रकरण को नहीं समझेंगे, तब तक संत आसाराम जी आपको तमाम प्रकरण में आपको हल भी नहीं मिल पाएगा और आप सच्चाई भी जन जन तक नहीं पहुंचा पाओगे। वसीम अख्तर
ने क्या किया, एक मैटर तैयार रखा था पहले से ही बना करके, मेरे को क्या क्या बोलना है, पहले मेरे से लिखवा लिया उन्होंने। उसके बाद फिर इनके फ़ोन आने शुरू हो गए, उनके फ़ोन पे वसीम अख्तर के फ़ोन से, भाई अपना ये अमर प्रजापति है, ये महेंद्र चावला है, ये लोग क्या करते, जब मुझे बुलवाते उसके पहले नोट दिखाते। मैंने सही बताऊं, ज़िंदगी में बापूजी के द्वार में भी तो नोट नहीं देखे होंगे जितना मीडिया वाले मुझे दिखाते थे। वो भर भर के ट्रंक और सूटकेस वहाँ लेके बैठे होते थे, ये गाड़ी के अंदर ही, जिस गाड़ी मेरे को लेके जाते थे ये। मेरे को पेट में दर्द है, अल्सर है, काफ़ी समय से मरीज हूँ भैया, मेरे को नहीं बोलना इतना, और आपने तो मेरे को छोड़ ही नहीं रहे हो। उसी गाड़ी में 2-3 गुंडे बैठे होते थे इनके, कोई सफ़ेद कच्छे वाले, लाल कच्छे वाले, बुर्की पहन करके। और फिर उन्होंने मेरे को मेरा रोड फ्लैट दिखा दिया, मेरा रोड है वहाँ पे, वहाँ फ्लैट दिखाया 70-80 लाख रुपए का। तो जब भी कुछ मना करूँ तो मेरे को प्रलोभन दे देवे, साथ में वो गुंडे बैठा रखे डराना धमकाने के लिए। मेरे आगे पीछे कोई है नहीं जो मेरे को बचा लेवे। वो गाड़ी में ऐसा महसूस लिया कि मैं आगे पीछे के जा ही नहीं सकता था। सन 2013 में ये प्रक्रिया ज्यादा हुई, क्योंकि इनके पास इतना बाप दादाओं की तरफ से रुपया आया था, कहां कहां से रुपया आया था कि ये डंकी की चोट में संतासाराम जी बापू को फुल फ्रेम में 1008 जोड़ दो या फिर 20,008 जोड़ दो, सारी लड़कियों के साथ बलात्कार कर डाला, ऐसे ऐसे फ्रेम बन के स्टोरियां बनाते थे ये लोग। इनको ऐसा फील ही नहीं होता था कि ये लोग कभी भविष्य में हमारे ऊपर केस करेंगे, और केस कर भी देंगे तो इनको इतना अपने बाप दादाओं पर विश्वास था कि हमको हमारे बाप दादा छुड़वा लेंगे। इस तरीके से उनकी पूरी प्लानिंग होती थी, यानी कि इनको इतना ठोक के पैसा दिया जाता था कि ये बाद में केस लड़ सकें, आसानी से बाद में अपनी अय्यासी भरी जीवन जी सकें, और एक संत को आसानी से रौन दो, भले ही चाहे इनके करोड़ों लोगों के अनुयायी क्यों ना हो। और इनकी बैकग्राउंड में कौन सी ताकतें थी, सरकारें कौन सी थी, नेता कौन से थे, कौन कौन सी ताकतें थी, आसानी से काम करते थे। फिर क्या हुआ, केस किए गए बहुत सारे, जगह जगह पर लोगों ने उनकी आहत हुई आस्थाएं, तो फिर धाराएं लगी। तो हम कुछ पीछे के समय में जाना चाहते हैं, और हुआ क्या कि लोगों का मनोबल भी फिर डाउन होता गया। लड़ाई तो लड़ी जा रही थी, काफी ने लाठी घूसे खाए और देखा कि भाई लोगों के ऊपर केस करना है, रुपया लगेगा, फिर काफी लोग पीछे हट गए। तो पुराने केस का भी विश्लेषण हम करेंगे और अभी का जो केस चल रहा है उसका भी विश्लेषण करेंगे। तो इस समय हमारे पास रवि भाई हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। इनके पास काफी एविडेंस हैं, जिन एविडेंस के तहत ये लोग शुरू से केस भारत देश में डाले गए थे, अलग अलग जगह डाले गए थे, कौन कौन सी धाराएं लगाई गई थी, किन किन केसों में मट्टी डालकर उनको रौंद दिया गया, सुना नहीं गया, थाने में सुना नहीं गया, इनका ऊपर से प्रेशर आता था केंद्र से नीचे तक तो पता चलता था सुना ही नहीं जा रहा है। तो रवि जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? आप बताएं कौन कौन से क्रम में कितने कितने केस किए गए और किन किन केसों में सुना नहीं गया और कौन कौन सी धाराएं थी? देखिए, जो प्रकरण अपना चला था अगस्त से शुरू हुआ था, मीडिया ट्रायल पहले दिन से शुरू हो गया था। पहले दिन से ही एडिटेड वीडियोस, एडिटेड फोटोज मीडिया में ब्रॉडकास्ट हो रहे थे, जिसके कारण पूरे देश में बापूजी की छवि को बिगाड़ा जा रहा था। शुरुआत से लगभग 18 घंटे हमारी ही न्यूज चलती थी, बापूजी की न्यूज चलती थी, जिसके कारण बापूजी का जो ट्रायल कोर्ट में चल रहा था उसको मीडिया द्वारा बहुत बुरी तरीके से प्रभावित किया जा रहा था, और फोटो ऐसे एडिट किए जा रहे थे, ऐसा दुनिया को दिखाया जा रहा था कि बापूजी रेपिस्ट हैं, उनके आश्रम में रेप और दुष्कर्म जैसे कार्यक्रम होते हैं, उनके जितने साधक हैं सारे गुंडे और मवाली हैं, इस तरीके से उनको रिप्रेजेंट किया जा रहा था। मीडिया केस का प्रकरण लगभग दिसंबर 2013 से शुरू हुआ था, और 2014 के लगभग पूरे साल तक पूरे भारत में लगभग 122-125 केसेस दर्ज करवाए गए विभिन्न क्षेत्रों में, जिसमें महाराष्ट्र में लगभग 31 केस दर्ज हुए थे, मध्य प्रदेश में 27 केस दर्ज हुए थे, गुजरात में 5, वेस्ट बंगाल में 1, आंध्र प्रदेश में 3, बिहार में लगभग 15 केस दर्ज हुए थे, झारखंड में 6 केस दर्ज हुए थे, छत्तीसगढ़ में 15 केस दर्ज हुए थे, ओडिशा में 4 केस दर्ज हुए थे, और उत्तर प्रदेश में 6 केस दर्ज हुए थे। और भी बहुत सारे केसेस दर्ज हुए थे अन्य अन्य क्षेत्रों में, आप उसके इमेजेस देख सकते हैं। और इन सब केसेस में जो सेक्शन लगे थे वो भी गंभीर सेक्शन ही लगे थे, जिसमें आपको मेजर सेक्शन था 114, 504, 599, 505, 153A, 193, 295A, 298, 120B आईपीसी की धारा, इस पे सब पूरे भारत में इस प्रकार के केस दर्ज करा गए थे। पुलिस स्टेशन हम जाते थे, पुलिस स्टेशन में इवन पुलिस रिसीविंग भी नहीं देती थी। प्रॉब्लम शुरुआत तो क्योंकि एविडेंस लाना, एविडेंस को पुटअप करना, एविडेंस को
पुलिस स्टेशन रिसीविंग भी नहीं देगा तो कितनी तकलीफ होती है। उड़ीसा का एक घटनाक्रम बताता हूँ, 4.5 घंटे पुलिस स्टेशन में हम लोग को इन लोगों ने बिठा के रखा था, कंप्लेन रिसीविंग भी नहीं दे रहे थे। प्रारंभिक केस का आगे का प्रोसीजर जब होगा तब होगा, लेकिन रिसीविंग भी नहीं मिलती थी। पूरे भारत में जो दुखी और परेशान हो गए साधक थे, उन लोगों ने बहुत मेहनत और पुरुषार्थ से पुलिस स्टेशन जाके विथ एविडेंस सीडी विथ जजमेंट, दिलुबा झाला का एक जजमेंट आया था गुजरात का, उसमें स्पष्ट था कि भाई साधु संतों पे जो आरोप लगते हैं वो भी धार्मिक भावनाओं को आहत किया जाता है। ये गुजरात का हाईकोर्ट का जजमेंट था। तो ये बताइए कि जो धाराएं लगी, वो धाराएं कितनी गहरी थी, उनमें कितने साल की सजा हो सकती थी, कौन कौन सी धाराएं कब कब लगती हैं, वो थोड़ा बताइए। कौन कौन सी धाराएं लगी थी जो आपने धाराओं का खिलवाड़ हुआ था? हाँ, धाराओं को बताता हूँ। पहला धारा था 295A, जिसके अंदर किसी भी वर्ग के धार्मिक या धार्मिक विश्वासों का विद्वेषता अपमान किया जाता है। इसमें 3 साल की सजा है और कारावास दोनों है, जुर्माना भी है। दूसरा है 298, किसी भी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए आशय से उसके श्रवण गोचरता में कोई शब्द उच्चारित करना या कोई ध्वनि करना अथवा उसकी दृष्टि गोचरता में कोई अंग विक्षेप करना या वस्तु रखना, इसकी भी सजा दंडनीय है। 153A, इसमें किसी भी 2 वर्गों के बीच द्वेष उत्पन्न किया जाता है, जैसे बापूजी के साधक और सामान्य जनता के बीच में एक विद्वेष उत्पन्न करने का प्रक्रिया था कि बापूजी के जितने साधक हैं वो भी गुंडे, मवाली और गलत कर्म करने वाले हैं। जिस प्रकार के बापूजी का इन लोगों ने छवि रखा। जी, अब मैं कोमल जी के पास आता हूं। कोमल जी, ये धाराएं तो लगी, ये धाराएं सन 2013 में सब लोग, बहुत सारे लोग केस कर रहे थे, फिर इसके बाद पॉस्को एक्ट लगा। ये सन 2013 में ही प्रोसेस हो गई थी पॉस्को एक्ट की, जो गुड़गांव की जो घटना है, जिसके केस को आप लेके आगे बढ़े और अभी तक चल रहा है। तो भी इस केस को कितने बाद सुना गया, और जो रवि जी बता रहे हैं कि तमाम केस की उस समय प्रोसेस हुई थी और मैंने फोटोज दिखाए, एविडेंस दिखाए, उनको तो अजायब धर्म में ही डाल दिया गया और पता नहीं कहां पर गाड़ दिया गया उनको। और आज एक केस जो पॉस्को एक्ट चला, उसके आधार पर हमको सफलता यहां पर दिख रही है। तो ये गुंडा राज नहीं था, ये कैसी तानाशाही थी उस समय? ये गुंडा बोल के संत आसाराम जी बापू के तमाम शिष्यों को सुना ही नहीं जा रहा था कि ये देखिए सन 2013 से केस चले, रवि जी ने जो बताया, और फिर एक केस पॉक्सो एक्ट का चला जो कि अभी खिंचा और इनको आना पड़ रहा है, इनके अपने बाप दादाओं को लेके यहाँ पर आना पड़ रहा है। तो मेरा यहाँ पर इस चीज को फोकस है कि ये केस फिर क्यों, रवि जी, ये केस आखिर फिर क्यों कंटिन्यू नहीं चले? क्या कारण ऐसा रहा? आप लोग जिस तरीके से इस केस को यहां तक लेके आ पाए पॉस्को एक्ट का, अगर आज की डेट में जो पुरुषार्थ कुछ लोगों के माध्यम से और तेजी से किया गया होता, तो आज मेरे को लगता है भारत की 70% मीडिया आज जेल में पानी भर रही होती। 70% मीडिया किसे कहते हैं? क्योंकि 70% मीडिया पूरी नंगा नाच करने में लगी हुई थी। एक संत आसाराम जी, एक संत, मतलब यहां पर भक्तों की ऊपर अत्याचार किया जा रहा था, भारतीय संस्कृति के ऊपर अत्याचार किया जा रहा था। कई लोगों को ऐसा हो गया था कि वो न्यूज देखते थे, उनको हार्ट अटैक आ जाता था। कई लोगों के मैं आंकड़े गिना सकता हूं जिनके बाप दादा भारतीय संस्कृति से जो जुड़े थे, उन्होंने ऐसा देखा कि ऐसा समय आ गया है कि ये अधर्मी लोग खुलेआम ऐसा स्टिंग कर रहे हैं, तब जाके उनको कई लोगों की मौत भी हो गई। लेकिन यहां सवाल है कि जो लोग मनोबल से लगे थे, उनके मनोबल में क्या कमी आ गई? वो लोग फिर क्यों आतताई ताकतों के सामने क्यों मनोबल इनका डाउन हो गया? एक तरफ आपने इन तमाम लोगों को एक पैनल में लाके खींच के रख दिया, और भी बहुत सारे लोग जो लगते अगर, तो 70% मीडिया कटघरे में खड़ी होती। जो एक वर्ड बार बार उच्चारित किया जा रहा है कि संत आसाराम जी बापू का केस पूरा मीडिया ट्रायल है, पूरा मीडिया के बल पे खड़ा किया गया संत आसाराम जी बापू का केस, क्योंकि यही गुर्गे थे, यही कुत्ता गैंग थी जो आसाराम बापू जी के आश्रम से भागे हुए लोगों को करोड़ों रुपए दिखाती थी, जिसका स्टेटमेंट मैंने भोलानंद के माध्यम से आप लोगों को दिखाया, दर्शक भी यहां पर देख रहे हैं। यही लोग आश्रम से निकले हुए भगौड़े लोगों को हजारों करोड़ों रुपया देते थे, फिर चैनल में भुकवाते थे कि भौंको, लोगों की श्रद्धा पे आहत पहुंचाओ। मैं आपके माध्यम से सबको ये बताना चाहती हूँ कि इसमें मीडिया कर्मी तो जरूर इन्वॉल्व हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े ऑफिसर लेवल के और बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर लेवल के लोग भी इन्वॉल्व हैं। जैसे कि इसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है जो जोधपुर की चंचल मिश्रा, उनके नाम भी इन्वॉल्व हैं।
तो बहुत बड़े बड़े लेवल के जो लोग हैं वो इस केस में इन्वॉल्व हैं। और मैं सबसे ज्यादा जन जागरण मंच के सारे सदस्यों को ही नहीं और उन सब साधकों को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिस तरह से अभी रवि भाई ने बताई कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में, हरियाणा में, दार्जिलिंग में, आपके पटना में, पटना के बिहार में बहुत जगह से एफआईआर जो दर्ज है। तो अगर वो एफआईआर दर्ज है तो वो कहीं ना कहीं सब साधकों का वो अथक प्रयास है, जो मीडिया के खिलाफ उनकी एक लंबी लड़ाई है, जो मीडिया के खिलाफ उनका एक आक्रोश था कि उनके आसाराम बापू को रातों रात जो है इंदौर के आश्रम से एक टेररिस्ट की तरह गिरफ्तार किया गया। तो वो आक्रोश कहाँ ठंडा हो गया है? सवाल था ना, आक्रोश के साथ साथ उनको हार्ट में दर्द हो रहा था, लोग मर रहे थे उनके घर में, वो भी तो सवाल था ना। बिल्कुल बिल्कुल, जो श्रद्धा है ना, जिसकी श्रद्धा पे वहां प्रहार किया जाता है, तो वो जानता है कि उसकी श्रद्धा पे प्रहार किया है, क्योंकि जो श्रद्धालु व्यक्ति होता है उसको कोई संसार की इतनी ज्यादा चीजें नहीं चाहिए होती हैं, उसको कोई बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें नहीं चाहिए, पर उसको जिसके प्रति श्रद्धा है, चाहे वो संत के प्रति हो, चाहे किसी की कृष्ण के प्रति हो, चाहे वो किसी की किसी भी धर्म के प्रति हो। तो जो आज लड़ाई हो रही है, जो हम देख सकते हैं सांप्रदायिक लड़ाइयां हो रही है, वो किस लिए हो रही है? क्योंकि उनकी श्रद्धा का हनन हो रहा है, सिर्फ इसलिए तो हो रही है। तो वो आक्रोश जो था वो उनकी श्रद्धा पर जो प्रहार किया था मीडिया ने, उसके लिए था। तो आज जो आपकी एफआईआर है वो कहीं पर खत्म नहीं हो जाती है। जब एक एफआईआर, गुरुग्राम की एक एफआईआर इस तरह का रूप ले सकती है कि मीडिया को पटक कर इस केस को बंद करने के बावजूद, गुरुग्राम की सेशन कोर्ट में, मधुर बजाज की कोर्ट में इसको बंद करने के बावजूद अगर कोई बंदा इस लड़ाई से नहीं हटता है पीछे, अगर जन जागरण मंच इस केस से नहीं हटती है पीछे और लड़ाई जरूर लड़ती है, उसको हाईकोर्ट में जाती है, एफएसएल जांच होती है शिवा के मोबाइल की और इस केस को फिर से खड़ा किया जाता है, तो जो धाराएं अभी रवि भाई ने बताई हैं, तो वो धाराएं तो लगी हुई है जरूर, वो तो जुल्म जो हो गए हैं वो तो कहीं से हट नहीं जाएंगे। जो कर्म करके हैं कर्म के कांड का जरूर इनको हर्जाना तो देना पड़ेगा। तो साधकों का अथक प्रयास है और प्रयास कभी निल नहीं जाता है। जो साधकों की श्रद्धा है वो आज भी उतनी ही अडिग है, लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जो है, कुछ ऐसी बातें हुई, कोई टूट चुके गए, कहीं इस तरह से लंबी लड़ाई हो गई और कहीं ना कहीं जो है उनकी मनोबल जरूर कम हो गया है, जो कि बिल्कुल जिसे कह सकते हैं हम, जो कि बिल्कुल जेन्युइन है। इंसान की लड़ाई जो होती है वो उसके मनोबल पे होती है, जब उसके गुरु को उससे छीन लिया जाए, उसके गुरु के उसको दर्शन नहीं होते हैं, जब पूनम पे वो बिना पानी का घूंट नहीं पीता है अपने गुरु को देखे बगैर। परंतु हमको हारना नहीं है, क्योंकि मीडिया ने ही इस रूप तरह से बापू का रूप जो है वो हमें प्रस्तुत किया है। तो जन जागरण मंच के से मेरे पूरे जितने भी साधक हैं जिन्होंने इस केस के लिए अथक प्रयास किए हैं, सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि किसका कितना भी कंट्रीब्यूशन हो, वो उसकी श्रद्धा के कारण था उसका कंट्रीब्यूशन, और इसलिए मैं उसकी श्रद्धा को सलाम करती हूँ, उसकी गुरु भक्ति को प्रणाम करती हूँ। और ऐसी हर एफआईआर पर, उसके हर एफआईआर पे हर उस जगह पर जाना पड़ेगा। अगर वो बिहार में एफआईआर है तो दिल्ली में जैसे आज वो अपनी यहाँ पर आ रहा है और हर डेट पर अपनी सलामी भर रहा है और भरेगा, उस तरह से सोचो अगर वो केस जो है वो अपने प्रकरण पे वैसा ही पहुंच गया, ट्रायल पे आ गया, चार्जशीट पे बहस हो गई और फिर से वहां हुआ, तो एक डेट कहाँ होगी? बिहार में। दूसरी डेट कहाँ होगी? हरियाणा में। तीसरी डेट कहाँ होगी? दार्जिलिंग में। चौथी डेट कहाँ होगी? किसी और स्टेट में होगी, और डेट दिल्ली में होगी। और अभी और कई एफआईआर हैं बिहार में ही, कम से कम उनके ऊपर 8 एफआईआर दर्ज हैं डिफरेंट डिफरेंट जिलों से। कोमल जी, रुपेश जी, अच्छा रवि जी के पास आता हूँ। हाँ। रवि जी, मेरे पास ये बताइए कि जो सन 2000 में केसेस बने और काफी केस बंद हो गए, तो कौन कौन से केस बंद हुए और क्या क्या हो सकता है उसमें? रुपेश जी, पहली बात तो मैं ये बताता हूँ, भावना एक अपनी जगह है और कानून अपनी जगह है। आपकी भावना आहत हुई है, धार्मिक भावना आहत हुई है, आपको दुष्प्रेरित किया गया है, अपराध के लिए आपको उत्तेजित किया गया, तो उन सब के लिए एक सेक्शन है, कानूनी रूप से सेक्शन है, और आप कानूनी रूप से आप पुलिस स्टेशन, कोर्ट जा सकते हैं, और लोगों को जाना चाहिए, लोग गए भी थे। जितने भी लोग 122 केसेस जो हुए हैं, उन सभी लोगों को साधुवाद है, धन्यवाद है कि पुलिस स्टेशन जाके, कोर्ट में जाके, क्योंकि आपने देखा कि जो छोटी दामिनी का केस है वो 2013 से लेकर 2022 तक चला है। तो ऐसे सभी अन्य क्षेत्रों में जहां जहां भी केस हुए, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ में, वहां के लोगों ने अपने लोकल वकीलों के सहयोग से जो जो केसेस किए हैं, उस केसेस को वो आगे बढ़ा सकते हैं, अभी भी बढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ा सकते। जो कोर्ट में है, जहां एफआईआर दर्ज हुई है, जहां पर मीडिया ने साधकों को गुंडा बोला है, इस तरीके केसेस को भी हम आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और जितने भी मैटर मीडिया ने ब्रॉडकास्ट किए हैं, वो सारे मैटर कानूनी रूप से हम लड़ सकते हैं कोर्ट में। भावना हमारी जगह है, भावनाओं को हमको कानूनी रूप देना पड़ेगा। हम भावनाओं से कोर्ट नहीं लड़ सकते, भावनाओं में क्या क्या कानूनी रूप से सेक्शन लगते हैं। हाँ,
अभी जो इतने केस हैं उनकी क्या प्रोसेस चल रही है और अभी कितना केस, क्या देखिए, लगता है आपको कितने केस में लोगों को और पानी भरना पड़ेगा जेल के? देखिए अभी अभी तक लगभग 20 के लगभग एफआईआर दर्ज हुए थे, ठीक है। करीबन 5 से 7 केस कोर्ट में चल रहे थे, ठीक है। बाकी केसेस में पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज हुई थी, कहीं पर आरटीआई लगाई गई थी, कहीं पर एसपी को भी कंप्लेंट दिया गया था। इस प्रकार के प्रोसेस चल रहे थे, लेकिन बाद में थोड़ी गति कम हुई थी, ठीक है। इसके लिए वापस से अगर जो केस में एफआईआर दर्ज हुआ है उसमें वापस से हम लोग आरटीआई लगा सकते हैं कि उसमें क्या दर्ज हुआ नहीं हुआ, उसको फिर से रीओपन कर सकते हैं, जैसा कि कोमल जी ने इस केस में करवाया, इनकी टीम ने, कि वापस से एक केस को रीओपन करके फिर से उसकी चार्जशीट पुटअप करवाई और फिर से वो प्रोसीडिंग आगे बढ़ी। सेम लाइक दैट अन्य केसेस में भी किया जा सकता है, जहां जहां पर संज्ञान पुलिस स्टेशन में लिया गया है या कोर्ट ने लिया है, ऐसा। रुपेश जी, एक बात और बोलना चाहूंगा कोमल जी के केस के रिगार्डिंग। कोमल जी जी का जो केस है, जो छोटी बच्ची का इन लोगों ने एज ए शिवा और शिल्पी बोल के दिखाया, उस समय हमारे कोर्ट का प्रोसीडिंग चल रहा था, उस समय हमारी बेल लगी थी और ये वीडियो ब्रॉडकास्ट हुआ था पूरे भारत में, जिससे कि जजेस और ये भी सकते में आ गए थे कि छोटी बच्ची के साथ बुरा हो रहा है। तो ऐसे कई सारे खुलासे हो सकते हैं, ये सोचकर हाई कोर्ट ने हमको बेल नहीं दिया था। ये उस समय का ग्राउंड था और ये इसी वीडियो ने बहुत गंदे तरीके से माहौल खराब किया था। और इस केस जो छोटी सी वीडियो थी, इसका इम्पैक्ट पूरे जोधपुर केस में हुआ था। और आज इस केस में सारी चीजें कोर्ट के सामने क्लियर है कि वहां पर न तो शिवा मौजूद था, न शिल्पी मौजूद थी, उसके फैमिली के लोग थे और बापूजी ने उसके साथ कोई ऐसा कार्य नहीं किया। एक छोटी बच्ची उसको आशीर्वाद के लिए पीठ पे थपथपाया, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। इससे यह सिद्ध होता है और 313 के बयान में बापूजी के स्टेटमेंट में स्पष्ट लिखा है कि मीडिया ने हमारे खिलाफ बहुत गंदे तरीके से कुप्रचार किया है और उसमें दीपक चौरसिया का नाम भी है। और इसमें जो सीडी थी, सीडी वहां कोर्ट से कैसे निकली, कैसे मीडिया के हाथ में गई, क्योंकि कोर्ट का कोई भी प्रोसीडिंग सीडी 2 लोगों के पास जाता है, एक तो कोर्ट के पास जिसने केस किया और जो आरोपी है, 2 लोगों के पास जाता है। उसी समय तुरंत के तुरंत वो पूरी सीडी मीडिया के पास कैसे आती है और मीडिया उसको तुरंत के तुरंत ब्रॉडकास्ट कैसे करती है, उसमें जो चंचल मिश्रा है उसके द्वारा ये सीडी कैसे लीक आउट हुई, सबसे बड़ी बात है। और कैसे मीडिया को दिया गया, मीडिया का और चंचल मिश्रा का क्या रोल था। मतलब केस को दबाने के लिए, बिगाड़ने के लिए, हाईकोर्ट में हमको जजमेंट पॉजिटिव ना मिले, इसके लिए वो लोग सारे तरीके से हथकंडे अपना रहे थे। ये सारी परिस्थिति है और इस केस का बहुत अच्छा इंपैक्ट जोधपुर केस में पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। सारे वकीलों का ये मानना है, क्योंकि मीडिया जो हाईकोर्ट का हमारा ड्राफ्टिंग है, चाहे वो एसओएस का ड्राफ्टिंग हो, 313 का बापूजी का बयान हो, चाहे हमारी अपील हो, उसमें स्पष्ट लिखा है कि मीडिया के द्वारा हमारे केस को बिगाड़ने का बहुत अच्छा प्रक्रम अपनाया गया है, बहुत गलत तरीके से। 18 घंटे हमारे खिलाफ ब्रॉडकास्टिंग हुई। 1 मिनट अगर कोई वीडियो चलता है, 1 मिनट रुपेश जी, कोमल जी, तो उसके लाखों करोड़ रुपए मीडिया को देने पड़ते हैं। हमारा प्रकरण 18 घंटे कंटिन्यू हर मीडिया चैनल में लगभग चला है। शुरुआत के 6 महीने 8 महीने तो कंटिन्यू चला है। तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी शक्तियां हमारे खिलाफ लगी। जी कोमल जी, कोमल जी, मेरा जो सवाल था आपसे कि अभी जो प्रोसेस है, आप अभी इस प्रकरण को ले रहे हैं, कितने हिंदुत्ववादी संगठन आपके साथ हैं, कहां से आपको मदद मिल रही है, कहां से आपको सपोर्ट है, भारत देश के किस किस कोने से आवाजें आपके साथ हैं, कितने लोग आपके साथ हैं, वो आप हमारे दर्शक काफी जानना चाहते हैं। जिज्ञासा है काफी लोगों को कि आपके इस मुहिम में कितने लोग लगे हुए। जी, हमारा जो जन जागरण मंच का एनजीओ है और हम सब जितने भी साधक जन हैं जो अपनी टीम में लगे हुए हैं, और जो सारे हमारे साधक हैं, जैसे हमारे साथ हरिशंकर भैया, एपी सिंह जी, मेहरा जी, बहुत सारे और लोग हैं जो अपन के साथ लगे हुए हैं, सबको साधुवाद है। और सब जो है अपनी लड़ाई जो है अपने स्तर पर जो जो सेवा कर रहे हैं उसको वो कर रहे हैं और वो सब उस स्तर पे चल रहे हैं। और हमें बहुत लोगों का सपोर्ट जो है वो वैसे भी पहले जैसे एफआईआर हुई, जिस तरह से रवि जी ने बताया कि जैसे डिफरेंट स्टेट्स में एफआईआर हुई है, और मैं बताना चाहती हूँ कि वो जो एफआईआर हुई है वो कोई पुलिस स्टेशन में जाकर हमने अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई तो वो बड़े ही वेलकम रूप से या स्वागत रूप से हमारी एफआईआर दर्ज नहीं हो गई है। हमको भगा दिया गया, हमें बोला गया अरे किसके खिलाफ लिखवा रही हो, पता भी है क्या? तो हमको वी हैव टू मूव टुवर्ड्स कोर्ट। तो हमारी जो एफआईआर दर्ज हुई है वो कोर्ट से दर्ज हुई है, कोर्ट के आदेश रूप में दर्ज हुई है। तो
मैं आपको बताना बिल्कुल चाहती बिल्कुल हूँ, एक एफआईआर जो होती है वो पुलिस स्टेशन से दर्ज होती है, एक एफआईआर जो होती है वो कोर्ट से दर्ज होती है। जब पुलिस जो है वो नहीं लिखना चाहती है एफआईआर रसूखदार बंदों के खिलाफ, पद प्रतिष्ठित बंदों के खिलाफ, राजनीतिक सलाहकारों के खिलाफ, तो इंसान को, एक गरीब इंसान को, एक दर्द में पिसे हुए इंसान को कोर्ट की तरफ मूव करना पड़ता है। तो वो कोई साधारण बिल्कुल एफआईआर बिल्कुल नहीं बिल्कुल है। उनके आज भी उतनी पोटेंशियल है जिस तरह से गुरुग्राम केस में इन लोगों की पेशी हो गई है, बिल्कुल बिल्कुल चार्जशीट पे नाम आ गए हैं, एफएसआर रिपोर्ट इनके खिलाफ जा चुकी है और होबलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं, मीडिया में बाउंसर्स के साथ आ रहे हैं, कोर्ट में पेशी में फोन तोड़े जा रहे हैं, धमकियां दी जा रही हैं। तो वो दिख सकता है आपको, वो फ्रस्ट्रेशन लेवल दिख सकता है कि किस तरह से है। सेशन कोर्ट ने पूरे भरसक प्रयासों के बाद जब केस को बंद कराया गया और सोचा था कि ये छोटा सा एनजीओ, छोटे से लोग, गरीब लोग, बिल्कुल थोड़े से लोग क्या करेंगे, क्या चैलेंज करेंगे, जब कंप्लेनेंट को कॉपी तक नहीं दी गई कि किस लिए हम बंद कर रहे हैं केस। एक तो जिसके साथ गलत हुआ उसको कॉपी भी नहीं दी जा रही है कि मेरा केस जो मैंने डाला है वो बंद क्यों किया जा रहा है। जी तो उन एफआईआर एक में भी मिनट उतनी पोटेंशियल है और उतनी ही जी 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 कैपेबिलिटीज बिल्कुल है, क्योंकि वो बिल्कुल कोर्ट के बिल्कुल आदेश से दर्ज हुई है और हम उनमें भी छोड़ने वाले नहीं हैं। मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूं, और मेरे को अपने साधकों के जनबल पर, प्रोत्साहन पर, उनके 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 बापू के प्रति प्रेम पर, श्रद्धा पर आज भी उतना पूर्ण विश्वास है। जरूर वो थोड़े भटक सकते हैं, परंतु ये उन्हीं के प्रयास है। हम जरूर गए होंगे एक आध बारी पटना, लेकिन वो जो पटना के साधक हैं, जो दार्जिलिंग के साधक हैं, जो हरियाणा के साधक हैं, ये उनके ही मनोबल है, उनकी ही श्रद्धा है और उन्हीं के अथक प्रयास है जो वहां की एफआईआर दर्ज है और आज भी चल रही है। तो वो जरूर जो है वो आज भी भरसक प्रयास करेंगे और कर रहे हैं, और मनोबल जरूर जो है वो जिंदा हो रहा है। जब इस तरह से फोन पटकने की और इस तरह से जब हम हालात देख रहे हैं कि मुंह छुपा छुपा कर इतनी जो है, जिसे हम सृदन मीडिया कहते हैं, जिसे हम तीसरा हम स्तंभ कहते हैं देश का, वो मीडिया किस तरह से मुंह छुपा कर जो है आ रही है, तो हम उनके हालात देख सकते हैं। तो साधक जो है वो जरूर जन जन से, हर देश के हर कोने से जागेंगे और वो भी जो है इस केसों में जुड़ेंगे, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि हम जो है ऐसे मीडिया का जीना खराब कर दें। और इस केस में भी जो अपना गुरुग्राम का केस है, इसमें भी अपनी अगली डेट पर जो है पूर्ण पेशी होगी, पूर्ण उनके खिलाफ चार्जेस पर बहस होगी। परंतु मेरी एक मर्यादा है, मेरी एक सीमा है, क्योंकि ये सबजुडाइज मामला है। मैं बिल्कुल बताना चाहती हूँ, लेकिन मैं एक मर्यादा के तहत ही बता सकती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारे जो एक्यूज्ड है, जो हमारा विपक्षी पक्ष है, वो जो कि पहले ही बहुत रसूखदार है, पहले ही बहुत राजनीतिक सलाहकार उनके पास है, बहुत पैसे का बल है, धन बल है, संगठन बल है, तो वो ज्यादा शातिर ना हो जाए। परंतु चार्जेस पे तो बहस अवश्य होगी और उनकी पेशी अवश्य होगी। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से जब हम अपने राइट्स की बात करते हैं तो वो वहां पर बोल देते हैं कि तुम फंडामेंटल राइट का हनन कर रहे हो, लेकिन जब संत आसाराम बापू की पेशी होती है तो आप उनसे एक नहीं 3600 एंगल से उनकी पेशी को आप जो है वो जन जागरण तक वो हर जगह दिखाते हो, तो उनके फंडामेंटल राइट्स का कोई हनन नहीं होता। एक भी बिल्कुल दिन उनको बिल्कुल बेल ना दी जाए, इस तरह से पूरे देश में माहौल बनाया जाता है। एक झूठे केस को सिर्फ, जैसे अभी रवि जी ने बताया कि इस केस को, जो गुरुग्राम का केस था, इसको उसी समय पर जी क्यों दिखाया गया, क्यों चलाया गया। जी ये तो हमारे एनजीओ ने उस बार फेक बार केस को एक्सपोज करने के लिए हमने एफआईआर दर्ज करी, तो पता चलता है कि शिल्पी जो है वो कभी भी सोनल पटेल नहीं थी। तो ये सारी बिल्कुल आइडेंटिटी जो बिल्कुल चेंज करी गई, हमने एक्सपोज किया गया। परंतु वो प्रकरण इसलिए बनाया गया था कि आसाराम बापू को एक दिन के लिए क्या, एक मिनट के लिए भी बेल नहीं मिले। बेल इस तरह बेल नहीं से मिले, बेल नहीं मिले। हाँ, एक दिन के लिए भी उन्हें बेल नहीं मिली। इस तरह से उनका जो था एक केस पर जो है इस तरह से पकड़ बनाई गई, और जिसे हम कहते हैं बिल्कुल ही कट थ्रॉट टाइट मामले को प्रस्तुत किया गया। तो वहां पर हमारे एक संत के कोई भी फंडामेंटल राइट्स नहीं होते हैं, कोई ह्यूमन राइट्स नहीं होते हैं। ह्यूमन राइट्स जो होते हैं, फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं, वो शायद सिर्फ इन पत्रकार के होते हैं, इन बड़े बड़े जिनके ट्विटर हैंडल्स हैं, सिर्फ इन लोगों के होते पैसे हैं। वालों के। और उनकी एक संस्कृति जो होल्ड करके रखते हैं, जो अपने तन मन धन और जो बोलते हैं कि मेरी हर एक श्वास का एक एक पूरा श्वास भी निकल जाए तब भी मैं हिंदू संस्कृति के लिए खड़ा होऊंगा। तो ऐसे कई संत जो है वो न्योछावर हो चुके हैं, क्योंकि मीडिया ने उनका भयावे और उनका बहुत जो है कुप्रचार जो है इस समाज को दिखाया है। और समाज की जनता बहुत भोली होती है रुपेश सर, वो जो दिखा दिया जाए, जो परोस दिया जाए, उसी में मान जाती है। तो ऐसे ही आसाराम बापू का भी दिखाया गया और उनके सारे राइट्स का हनन कर दिया गया। आज ही जो मैं देखा है मैंने कि राम रहीम जी को भी बहुत धन्यवाद है, उनकी टीम को, उनको 30 दिन की पेरोल मिली है। परंतु संत आसाराम बापू का कोई हक नहीं है कि उनको एक दिन की भी पेरोल मिल जाए।
आर्यन खान को एकदम जो है केस उनके ऊपर पूरी तरह से निष्कासित हो जाता है, ड्रग्स का मामला। और उसके बाद भी जो है वर्डिक्ट्स आ जाते हैं कि हमें बहुत हैरेस किया गया, हमें बहुत ज्यादा, आर्यन खान मेरे बेटे को शाहरुख खान बोलते हैं कि हमें हैरेस किया गया। हैरेसमेंट तो शायद इन सिर्फ पैसेदार लोगों के साथ होती है। एक आसाराम बापू जिनको ट्राइजेमियल न्यूरोजिया है, जिनको कोरोना में ऐसे भयावह, जहां पर सारे के सारे कैदी छोड़े जा रहे थे, उनके कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं है, उनके कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है। तो मैं बोलना चाहती हूँ और मैं रखना चाहती हूँ इस विषय को पूरे समाज के आगे कि आज जो सारी की सारी ह्यूमन राइट्स कमीशन सो रही हैं, सारे के सारे जो फीमेल एक्टिविस्ट हैं, जो ह्यूमन एक्टिविस्ट हैं, सो रहे हैं, तो ये तो संत का बड़प्पन है कि उसने कभी भी अपने अपने संगठन बल को, अपने साधक बल को कभी ये नहीं बोला कि तुम आक्रोशित होकर जो है मेरे खिलाफ आवाज उठाओ। चाहे उसका फैसला आने वाला था, चाहे उसका वर्डिक्ट आने वाला था, तब भी उसने यही अपील करी कि पीसफुल, चाहे मेरा हाँ में फैसला आए, चाहे मुझे जेल की काट कोठरी में जो है बिताना पड़े, परंतु तुम लोग कभी भी जोधपुर की तरफ आगमन नहीं करोगे। तो ये उसका बड़प्पन है जो नहीं चाहता है कि मेरा भारत देश, मेरे संविधान को कोई ठेस पहुंची जाए, मेरी जो संस्था है, मेरे देश की जो प्रॉपर्टी है, उस पे कोई दाग हो। आज जगह जगह पर आगजनी हो रही है, जगह जगह पर बसें और ट्रेन जलाई जा रही है, परंतु ये संत के संस्कार होते हैं जो कभी नहीं चाहते हैं, जो अपने देश को भी अपना मानते हैं, चाहे वो देश उनको जो है देश निकाले की तरह जो है उनके साथ ट्रीटमेंट कर रहा है। कोई सरकारें नहीं बोल रही हैं, कोई ह्यूमन राइट्स वाले, मुझे एक सिर्फ और सिर्फ आज 9 साल हो जाते हैं, क्या एक दिन अगर आसाराम बापू बाहर आ जाएंगे हेल्थ के चलते, अपने हेल्थ ट्रीटमेंट के चलते, तो क्या ये जो हमारी कंट्री है, क्या वो चलना बंद हो जाएगी? क्या टेररिस्ट अटैक्स हो जाएंगे? क्या पासपोर्ट जो उनका गिरवी है, जो रखा हुआ है पुलिस के पास, क्या वो देश से बाहर भाग जाएंगे? परंतु किसी को नहीं पड़ी है, क्योंकि वो एक संत है। लेकिन आप देखिएगा आज भी विपक्ष जो है सवाल उठा रहा है कि यूथ जो है वो भटक रहा है, और हम यूथ के लिए आज जन्मदिन नहीं मनाएंगे, राहुल गांधी जी बोल रहे हैं। वो यूथ जो आज पूरे दुनिया में, पूरे देश में आगजनी कर रहा है, ट्रेनें जला रहा है, उनके लिए सवाल उठ जाते हैं राहुल गांधी के। लेकिन किसी भी विपक्ष के, किसी भी विपक्ष सरकार के, किसी भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के कहीं सवाल नहीं होती कि एक दिन के लिए तो आसाराम बापू को भी बेल मिलनी चाहिए। उनका भी ये राइट है कि 9 साल से वो उस काल कोठरी में है, उन्होंने बाहर तक का सवेरा नहीं देखा है। उनका भी, उनकी पत्नी को उसके बाद 3 हार्ट अटैक्स आ चुके हैं। उनको भी अपनी संस्था देखने का पूरा अधिकार है, अपने बेटे से मिलने का पूरा अधिकार है, अपनी सुपुत्री से मिलने का पूरा अधिकार है। तो उनको भी एक दिन के लिए बाहर भेजा जाए। परंतु मैं ये बोल रही हूं कि ये सब जो हो रहा है, जब बोला जाता है कि ये किसी ही तपस्या होती है, जैसे कि तपस्या की बहुत ज्यादा तो किसी को फल मिलता है, तो ये उन्होंने जो इतना ज्यादा, जो इतना जो टॉर्चर सहा है और उतना ज्यादा जो उनके साथ गलत हुआ है, तो आज जो मीडिया के खिलाफ जो इतनी पेशी हो रही है और उनके खिलाफ जो इस तरह से बड़े बड़े चेहरे हम देख सकते हैं, जिनको लाना आसान नहीं है बिल्कुल भी रुपेश जी, क्योंकि उनके साथ बहुत सारे बल हैं, बहुत सारे संगठन हैं, और हम कुछ भी नहीं है। हम बहुत ही मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं। हमारे पास कोई संगठन बल नहीं है इतना ज्यादा, हमारे पास कोई धन बल नहीं है, हमारे पास कोई जो है वैचारिक बल नहीं है। इनके साथ तो बहुत बहुत इनके जो है लीगल एडवाइजर्स बैठते हैं, बड़े बड़े लाखों लाखों रुपए के बैठते हैं। नाम नहीं मैं करूंगी, इन सबको पता है कि कौन बड़े बड़े इनके साथ बैठते हैं। तो हमारे साथ कुछ नहीं है, लेकिन हमारे साथ सच्ची एविडेंसेस का बल है, सच्चाई का बल है। और सच्चाई जो है वो जरूर दबाई जा सकती है, जैसे कि दबाई गई सेशन कोर्ट में, गुरुग्राम के सेशन कोर्ट में दबाई गई और इस केस को बंद किया गया और बोला गया, पुलिस ने ये बोला कि हमारे पास एविडेंस नहीं है इसलिए हम इस केस को बंद कर रहे हैं। तो जरूर दबाई गई, लेकिन ये फिर उठा। लेकिन जब ये उठा है तो उनकी पेशी हुई है, जो कि बहुत ही मुश्किल है। आगे का रास्ता भी बहुत संघर्षपूर्ण है और बहुत ज्यादा मुश्किल है। परंतु मैं आपके माध्यम से उन पूरे जो हमारे पूरे देश के ऐसे साधक हैं उनसे आह्वान करना चाहती हूँ कि हम कुछ चंद लोग और बहुत से जन जागरण के जो लोग लगे हैं, वो सारे आप सब लोगों का धन्यवाद देते हैं। परंतु आप सब लोग भी आगे आइए, आप सब लोग भी इस केस से जुड़िए, क्योंकि ये हमारे गुरु पर किए हुए अत्याचार का वो प्रदर्शन है, वो सबूत है कि उनके साथ कितना बड़ा मीडिया ट्रायल किया है हमारी देश की मीडिया ने। तो आप सब लोगों को भी ये जो FIR है उनको फिर से जिंदा करना है। उनको भी जिस तरह से गुरुग्राम का केस जो है अपने हाई कोर्ट पर पहुंचा है, अपने सेशन कोर्ट में फिर से खुला है। ये जिस मधुर बजाज की कोर्ट में बंद किया गया, तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिए, पिछले 2 साल पहले ऑर्डर दिए गए कि वही मधुर बजाज जो है वो इस केस को दोबारा रीओपन करेगा, क्योंकि एविडेंसेस अगर नहीं है तो पुलिस का काम ही एविडेंसेस खोजना है। ये ऑर्डर लिखा हुआ था, जज ने वर्बली मेरे सामने ये ऑर्डर दिया था। तो पुलिस का काम क्या है?
कि अगर एविडेंसेस ना मिले तो सत्य के अभाव में या सत्य की खोज नहीं कर सकते हो तो तुम इस केस को बंद कर दो। जो पीड़िता है जो बिल्कुल जिसको एक रेपिस्ट की तरह एक बच्ची की छेड़हरण की गई ऑन स्क्रीन मीडिया ने, उसको आप कोई इज्जत नहीं दिलाओगे, कोई न्याय नहीं दिलाओगे, तो वहां पर आवाज उठाई गई और आवाज बुलंद हुई और केस रीओपन हुआ। तो आप सब भी अपने अपने स्टेट से जो एफआईआर है उन पे सब पे काम कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से मैंने बताया है कि कोर्ट से दर्ज हुई है, इनका मान्यता और बढ़ जाता है क्योंकि किसी पुलिस ने इनको दर्ज नहीं किया है। जो जज हैं, जो न्यायमूर्ति कहे जाते हैं, उन्होंने सापेक्ष इनको दर्ज किया है। तो आप भी अपनी लड़ाई को उसी तरह से लड़ सकते हैं और हमारा वैचारिक बल, हमारी लीगल टाइम्स की जो भी एडवाइसेस है आपके लिए पूर्ण जो है वो उनका स्वागत है। उनके लिए हम किसी से भी कहीं से भी संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि ये मामला हमारे गुरुजी का है, उनके न्याय का है। और जब वो 313 के बयान में स्वयं बोलते हैं कि मीडिया जो है उसने ही मेरे खिलाफ जो है इस तरह से, एक मीडिया ने मेरे पूरे समाज के सामने मेरा इस तरह से रूप प्रस्तुत किया है और मैं मानता हूं कि उनके खिलाफ जो है कार्रवाई हो। तो इस केस के जिस तरह से रवि जी ने बताया, मैंने बताया, तो ये केस बहुत ज्यादा जो है हम लोगों को बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो उस तरह से आप मीडिया कर्मी के खिलाफ जरूर जो है आप उनसे जंग लड़ सकते हैं, उनसे बता सकते हैं, इस केस के पॉजिटिव रिजल्ट्स ला सकते हैं। और जब एक के खिलाफ यहाँ एफआईआर होती है, दूसरी जगह होती है, तीसरी जगह होती है, तो जो जज होता है ना, तो उस पर भी एक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जिसके चरित्र में कोई दाग नहीं होता है, अगर मैंने सफेद कपड़ा पहना है तो मेरे चरित्र में अगर कोई दाग नहीं है, तो अगर बिना चरित्र के कोई दाग लिए जो है आवाज भी नहीं उठती है। जिसे कहते हैं कि जहां पर चिंगारी ना हो वहां आग भी नहीं लगती है। लेकिन जब आपके खिलाफ इतनी जगह से एफआईआर हो रही हैं, तो देयर मस्ट बी समथिंग बिहाइंड दिस। तो जिस तरह से दीपक चौरसिया ने सबसे पहले इस केस को खफा दफा करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये लगाई थी कि इसको जो है इसको खत्म किया जाए, इस एफआईआर को स्क्वैश किया जाए, तो उसी समय इलाहाबाद के कोर्ट ने बोला था कि प्राइमा फेसाई, अपने साधकों के लिए बताना चाहती हूँ, प्राइमा फेसाई का मतलब शुरुआती दौर पे प्राइमा फेसाई रूप में आपके खिलाफ जो एविडेंसेस लग रहे हैं और लग रहे हैं कि आपने खराब किया है और इस केस में दम है, तो मैं आपकी बेल को रिजेक्ट करता हूँ, इस क्वेश्चन ऑफ एफआईआर को पूर्ण रूप से रिजेक्ट करता हूँ। तो इस तरह से पूरा तरह से छुपाई गई ये बातें। तो इसमें जो है गुरु का संकल्प है, मैं बोलती हूँ इसमें गुरु का संकल्प है, क्योंकि उस गुरु को खत्म करने की, संस्कृति को तोड़ने की साजिश की गई है। तो आप सब भी जुड़िए, ये मेरी अपील है।